non-aligned movement. It was started when Cold War was going on, and many more power were basically liberating from colonization of Britain. और उसी का पार्ट होता है इंडिया भी। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया नॉन अलाइंग मूवमेंट को ज्वाइन करता है। मतलब ये था कि ना हम वेस्ट की तरफ टिल्ट होंगे, ना हम रशिया की तरफ टिल्ट होंगे, ना यूएस की तरफ जाएंगे, हम एक नॉन अलाइंग मूवमेंट की तरफ चलेंगे। और नॉन अलाइंग मूवमेंट की 19 समिट के अंदर वापस से इजराइल और यूक्रेन के ऊपर और इसके अलावा पैलेस्टाइन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर का। इवन काफी सारे नए मेंबर ऐसे होते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट के मेंबर ऐसे हैं जिन लीडर्स ने ये रिप्रेजेंट किया कि अब तक का सबसे बड़ा जीनोसाइड था। अब सवाल ये था कि इस तरीके की मीटिंग के अंदर इंडिया जहां पे एक लीडरशिप का रोल प्ले करता है, एट दैट प्लेस इंडिया को क्या स्टैंड लेने चाहिए, इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं। आपको पता होगा करीबन 1 साल होने वाला है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर को। और सिचुएशन ये है अभी के टाइम पे कि यूएन में एक प्रपोजल आया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रपोजल आता है जिसके अंदर कि इजराइल के जो टास्क है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको कंडेम किया जाता है और इसके अंदर इंडिया अपने आप को वोट करने से रिफ्रेन करता है। अब सवाल यह है कि हिस्टोरिकली ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज इंडिया इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है। आप कारगिल वॉर को याद कीजिए। कारगिल वॉर एक ऐसा टाइम था जब इजराइल ने बिना किसी कंडीशन के इंडिया को वेपन सप्लाई किए, हर टाइप की सपोर्ट जो है अनकंडीशनल प्रोवाइड की थी। और उसके बाद में आज के टाइम देखने को मिलता है लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप्स को इजराइल ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। अब इसका क्या सेंस है, क्यों लश्कर ए तैयबा को, जो कि मुंबई अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आज इजराइल एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रहा है। आखिर इससे वो इंडिया से क्या चाहता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया का नॉन अलाइंग मूवमेंट के समिट के अंदर क्या स्टैंड रहा, क्या हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने प्रपोज किया, और उसके अलावा क्या है टू नेशन थ्योरी फॉर इजराइल पैलेस्टाइन, बेसिकली पैलेस्टीनियन रीजन। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप को, जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप को आज इजराइल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करने के लिए तैयार है, तो उससे के बदले में वो इंडिया से क्या चाहता है। तो बात है वायलेंस जो गाजा के अंदर चल रहा है, उसके अंदर जयशंकर जी का कहना था कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो इन फ्यूचर नहीं आने चाहिए। मतलब हमें जेन्युइनली एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी जहां पे हम ये इंश्योर कर सकें कि यस, ये अब सस्टेनेबल नेशन के तौर पे बेसिकली ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होगा, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक सॉवरन नेशन की जो डेवलपमेंट है वो यहां पे हो पाएगी। युगांडा की कैपिटल कंपाला के अंदर नाम की समिट होती है और वहां पे ये अर्ज किया जाता है कि बेसिकली जो वायलेंस है बेसिकली वेस्ट एशिया के अंदर, वो हमारे लिए काफी डेंजरस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वायलेंस जो है वो किसी भी टाइप से हो, वो हमारे लिए काफी डेंजरस होगा। अब इसी के बैकड्रॉप में बेसिकली जयशंकर जी का कहना है कि यस, इजराइल मिलिट्री अटैक जो गाजा के ऊपर है वो उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि देखिए इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये होगा कि हमें टू नेशन थ्योरी को लेके आना चाहिए। मींस पैलेस्टाइन के लिए हमें एक सॉवरेन बाउंड्री डिफाइन कर देनी चाहिए, एक नेशन को कार्ड आउट कर देना चाहिए ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सके। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आज है उसके लिए हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन की इमीडिएट नीड जो है वो देखने को मिल रही है। We must also be clear that terrorism and hostage taking are unacceptable. ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि इजराइल के फेवर में आज भी इंडिया खड़ा है। कैसे खड़ा है, देखिए आपको याद होगा ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था। स्टार्ट हुआ था हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, उसके काउंटर अटैक के अंदर या फिर मैं बोलूं अपने डिफेंस में इजराइल ने वॉर स्टार्ट किया था। और इसीलिए इंडिया अभी भी यही कहना चाहता है कि ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे पास है और उसको हमें प्रिवेंट करना है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन किसी भी लेवल पे हम ये नहीं कह रहे टेररिज्म या होस्टेज सिचुएशन जो होती हैं उनको हम एक्सेप्टेबल नहीं मान सकते, क्योंकि फाइनली अगर टेररिज्म है तो डेफिनेटली उसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। अब होता यह है कि इजराइल जो अभी जैश ए मोहम्मद को या लश्कर तैयबा को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने पे लगा हुआ है, उसको पब्लिसाइज करने पे लगा हुआ है, उसमें चाहता है कि इंडिया हमास को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। दैट इज बेसिकली द रेसिप्रोकेट सिचुएशन जो इजराइल हमसे चाहता है। प्रोबेबली इंडिया ये कर भी देगा, क्योंकि इंडिया के लिए ये कोई बड़ी डील नहीं है। इंडिया का हमेशा टेररिज्म के लिए यही स्टैंड रहा है कि टेररिज्म एट एनी कॉस्ट
शुडंट बी देयर, किसी भी कोस्ट पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडिया का मानना है कि चाहे यूक्रेन वॉर हो, चाहे आपका इजराइल का वॉर हो, या कोई भी वॉर हो, बेसिकली वी विल से कि टेररिज्म या फिर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस एवरीवेयर। किस तरीके से? अब देखिए, आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो ये कोई ग्रुप नहीं है जो डिवाइडेड है, ये कोई बाइपोलरिटी नहीं है वर्ल्ड की जो डिवाइडेड है। आज ग्लोबल वर्ल्ड है, आज ग्लोबल अरेना है, और उस केस में अगर किसी भी नेशन की किसी भी बाउंड्री पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो दूसरे नेशन के लिए उसके इंटरेस्ट को, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आज अगर मैं बात करूं तो नॉन अलाइंग मूवमेंट की मीटिंग में इंडिया को ये स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो गया था कि इंडिया विल स्टैंड विद द वेस्ट, और इंडिया विल बेसिकली पुश फॉर ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ के साथ खड़े हैं या हम वेस्ट के साथ खड़े हैं, ये डिसाइड करना हमारे लिए उस टाइम पे जरूरी हो गया था। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी का कहना है एक फ्री पैलेस्टाइन स्टेट जो है वो हमें एस्टेब्लिश कर देना चाहिए। टू स्टेट सॉल्यूशन ही एक सॉल्यूशन है जो सस्टेनेबल हो सकता है। तो हमारे लिए कलेक्टिव एंडेवर्स ये होंगे कि हमें फोकस करना चाहिए एक ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन पे जो इन फ्यूचर हमारी ग्रोथ के ऊपर काम कर सके। जो नाम समिट है हैड सीन सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ इजराइल एक्शन अगेंस्ट गाजा स्ट्रिप। ठीक है, गाजा स्ट्रिप के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन 7 अक्टूबर से ही चलता जा रहा है, और क्यूबा जैसी कंट्रीज हैं उन्होंने तो ये कहा है कि ये ऐसा जो क्रुएलिटी हो रही है ये सबसे बड़ा जीनोसाइडल है एवर इन द हिस्ट्री। क्योंकि देखने को ये मिला था कि हमास ने जब अटैक किया तो करीबन 1300 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन उसके अपोजिट में जब इजराइल ने अटैक किया तो माना जा रहा है, मीडिया सोर्सेज बताते हैं कि 13 से 14 हजार लोगों की डेथ हुई। मतलब इतनी ज्यादा जो जेनोसाइड है बेसिकली वो क्रिटिसाइज किया जाता है क्यूबा के वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू। तो डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एस जयशंकर जी का कहना है इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा है, और उसी के चलते हमने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है न्यू दिल्ली ने हमेशा पैलेस्टाइन को प्रोवाइड किया है। ऑल्दो एक बार ऐसा भी टाइम आ गया था कि इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर इस सिचुएशन में था कि इजराइल वाज नॉट इवन अलाउइंग द ह्यूमैनिटेरियन ट्रक्स टू एंटर इनटू पैलेस्टाइन रीजन, गाजा रीजन एंड सो ऑन। उसके केस में यस वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन हुआ, इवन इंडिया ने भी बोला कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो नीड ऑफ द आवर है। इवन उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने 70 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड बायलैटरल बेसिस पे भेजी गई है, जिसमें से 16.5 टन जो मेडिसिनल या मेडिकल सप्लाईज हैं जो कि 2 ट्रेंचेस के अंदर भेजे गए, रेस्ट अगर फूड वगैरह जो है वो भी सप्लाई इंडिया की तरफ से किया गया। तो मतलब इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को स्टॉप करने की बात करता है, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने की बात करता है। दे आल्सो डिस्कस्ड कि आपका जो वेस्ट एशिया का थ्रेट जो है वो थ्रेट ऑटोमेटिकली रेड सी की तरफ, आपके जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ, आपके जो सी रूट्स हैं उनको भी डेंजर जोन में डालता है। आपको पता होगा हमास ग्रुप जो है माना जाता है कि इट इज बैक्ड बाय ईरान, और क्योंकि इंडिया इजराइल के सपोर्ट में है दैट्स वाई कहीं ना कहीं ईरान को भी ये लगता है कि इंडिया इज नॉट विद ईरान। दैट्स वाई आपको याद होगा अरेबियन सी के अंदर हमारी एक प्राइवेट शिप के ऊपर भी ईरान बेसिकली सपोर्टेड ग्रुप्स ने अटैक किया था। एंड इट सिंबलाइज कि एस्केलेशन और वॉर एट एनी प्लेस एनीवेयर, वॉर एनीवेयर, इंपैक्ट एवरीवेयर, राइट? कहीं भी वॉर होगा तो डेफिनेटली इंपैक्ट हर जगह पे पड़ेगा, कहां पड़ सकता है वो हमें पता नहीं होता। He discussed the regional situation and threats to the maritime security in the Red Sea. Houthis जो हैं बेसिकली वो नेवल ब्लॉकेड करते रहते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। जो भी शिप आपका इजराइल की तरफ जाता है उसको रोक लेते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी ग्रुपिंग नजर आती है जो कि हर टाइप के थ्रेट को, इवन ट्रेड हो वो या एनर्जी सिक्योरिटी हो या फिर अदर बेसिकली एक पीसफुलनेस हो वेस्ट एशिया के अंदर, उसको डिस्टर्ब करती है। तो डेफिनेटली हमें इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। इवन उस टाइम पे जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे तो इंडिया ने इजिप्ट से भी काफी मदद ली थी, बहरीन से भी काफी मदद ली थी। तो ऑन द साइडलाइन ऑफ ए नाम मीटिंग इनसे, इनके प्रेसिडेंट, इनके जो लीडर्स हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, इनसे भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की मुलाकात हुई। एंड इंडिया का सिंगल स्टैंड है। देखिए यस नो डाउट इजराइल हमारे लिए हमेशा से सपोर्ट में है, तो वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, इंडिया हैव द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इजराइल। व्हाट डू यू थिंक वी शुड हैव? I think so कि we should have. What is your opinion? You can share into the comment section of the video. But India always criticize the humanitarian crisis. We should always basically promote the humanity. We should always try to protect the humanity. और इसी बेसिस पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे पैलेस्टाइन को हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो इंडिया से मिली है। चलिए फिर आपकी क्या राय है इस मैटर पे? इंडिया को डेफिनेटली क्या स्टैंड लेना चाहिए इवन एट यूएन और इवन एट ग्लोबल समिट्स? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
इस सेशन की PDF को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे और ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।